सियासत का असली रंग सेवा से आता है। जनता का भरोसा उनकी मेहनत से आता है। वादे तो बहुत होते हैं हर चुनाव में, लेकिन नेता वही असली है जो उन वादों को निभा कर दिखलाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ। आप देखना शुरू कर दिया है सीधी बात नेताओं के साथ। आज के इस नए एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसा नेता मौजूद है जो किसी खासा पहचान की जरूरत नहीं रखते हैं। जी हाँ, जो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, अपने कार्यकाल का सड़क से लेकर के संसद तक अपने कार्यकाल को दे चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में 4 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार एमपी भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के बांका जिले के औरैया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जनाब भूदेव चौधरी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ जाते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपने करियर कैसे स्टार्ट किया राजनीतिक फील्ड में, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद दे देता हूं कि आपने एक सुदूर क्षेत्रों में आकर के जो समाज सेवा में लिप्त है उनसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पैतृक गांव में ही पैदा हुआ, यही गांव है। बड़ी ही कमजोर और गरीब घर में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी अपने पेशे में लिप्त थे और उसी पेशे से हम लोगों का जीवन यापन होता था। लेकिन पिताजी की एक मानसिकता थी, एक सोच थी कि हमारे लड़के पढ़ें, और उन्होंने बहुत मेहनत की, हिदायत की उनकी। रात में जब दुकान बंद करके आते थे तो आदेश था कि जब तक पिताजी नहीं आ जाते हैं तब तक बच्चों को पढ़ते रहना है। स्कूल बगल में ही है, तो प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत 8वां तक हम लोगों ने यही किया सरकारी स्कूल में। फिर लोकनाथ उच्च विद्यालय, वहाँ हमने एडमिशन लिया। वहाँ से मैट्रिकुलेशन के बाद फिर मैंने मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर में, फिर वहाँ से टीएनवी कॉलेज लॉ, फिर टीएनवी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। तो मेरे मन में एक टीश पैदा हो रही थी। विवेकानंद की वह किताब जिसको मैंने पढ़ा, उसमें था कि द हाईएस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और मैं शुरू दिनों से स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे लगता था जो कमजोर है, जो निरीह है, उनकी मदद होनी चाहिए। और शुरुआती दिनों से भी जब मैं स्टूडेंट था उस समय भी कॉलेज से लेकर या विद्यार्थियों को जो दिक्कत महसूस होती थी, उसमें जो ब्लॉक से काम होता था उसकी मैं भरपूर मदद करता था। और लोगों के जहन में इस बात जम गई और उन्होंने मुझे सजेशन दिया, कुछ लोगों ने सलाह दिया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इस सेवा में कहीं विधायक एमपी बनना है। मैं वहां देखता नहीं था, बल्कि मुझे याद है 2000 के पहले भीषण बाढ़ आई थी धोरैया और रजौन में। यहां भी चांदन नदी टूट गया था अम्भा के पास, और वो नदी का स्रोत बन गया था सीधे सिंगनान से लेके जगदीशपुर तक। उस बाढ़ की विभीषिका में मैं गांव के लोगों से सत्तू और आटा कलेक्शन किया, और फिर मैं वहां जाकर के सेवा शुरुआत किया। बाढ़ पीड़ितों के बीच में इतना इतना पानी में जाकर के लोगों को निकालते थे रस्सा बांध करके। उस समय तक मुझे नहीं लगा था कि सेवा से मैं विधायक बन जाऊंगा, लेकिन मुझको लगता था कि नहीं, सेवा करना चाहिए। लोगों में चर्चा का विषय होने लगा, और संयोग ऐसा है कि मैं दरोगा में भी क्वालिफाई कर गया था, कुछ फिजिकली कर गया था। पटना जाना आने का दौर शुरू था। कोई इत्तेफाक से कहिए कि लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे प्रेरित किया कि धोरैया सुरक्षित क्षेत्र है, वहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। मैं चुनाव के विषय में बड़ा अनभिज्ञ था जी। मुझे नहीं लगता था कि चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है,
लेकिन मेरे साथ चलने वाले युवा साथियों ने मुझको हिम्मत दिया और मैं उस समय जनता पार्टी के तरफ से ऑथराइज हुआ का हाल साफ था जी। लेकिन उसमें मुझको लगा कि इस पार्टी का अभी वजूद नहीं है। तो क्षेत्र में कुछ लोगों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़िए। तो मैं तो कहता था कि मुझे कोई पार्टी या चुनाव से उतना गहरा रिश्ता नहीं है, समझते भी नहीं थे। तो मुझको लगा कि ठीक है, थोड़ा दिन उसमें भी लगे, नॉमिनेशन कराए, लेकिन मुझको टिकट उपलब्ध नहीं हुआ। टिकट उपलब्ध नहीं हुआ तो कुछ नेता लोग कहते थे विड्रॉल कराने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मुझको देखना है कि चुनाव चिन्ह क्या है। तो मैंने उस समय चुनाव चिन्ह देखा, सूची में नाम आया, उम्मीदवार की सूची में नाम आया और उस समय मेरा चुनाव चिन्ह था कुर्सी छाप। तो क्षेत्र में इसकी चर्चा जोरों से हुई कि भूदेव चौधरी को कुर्सी मिलनी चाहिए, लेकिन टिकट दूसरे को उपलब्ध हो गया। नतीजा हुआ जिनको टिकट मिला वो हार। फिर समता पार्टी बनी और फिर समता पार्टी बनने के बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे संपर्क किया और उसके बाद मैं खुद राजगीर गया और उसी क्षण मैंने समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और फिर आने वाले चुनाव में मुझको समता पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं जीत के गया। उसके बाद लगातार जीतता रहा। 2000 में जीता, 2005 के फरवरी में जीता, 2005 के अक्टूबर जीता, जो 6 महीने का राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर मैं 9 तक रहा और फिर हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये अनुभूति हुई कि भूदेव चौधरी को एमपी बनना चाहिए। तो मुझको 9 में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने टिकट दिया और मैं जमुई से एमपी हुआ गया। तो 9 से 14 तक मैं जमुई का सांसद रहा। उसके बाद मुझको 14 में टिकट उपलब्ध नहीं हुआ, मैं चुनाव नहीं लड़ा, टिकट उपलब्ध नहीं हुआ, चुनाव नहीं लड़ा। फिर मैं 15 में मैंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और मुझको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते बिहार का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां मैं दौरा नहीं किया। घर घर तक मैंने उसके चुनाव चिन्ह को पहुंचाया। फिर 15 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हम चुनाव लड़ गए 2000। उस समय मुझको 48,000 वोट आया, कुछ एक वोट से मैं पीछे रह गया। उस परिस्थिति में जबकि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ था, उनके खिलाफ मुझको लड़ना था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से। लेकिन नतीजा मेरे विपरीत आया, कुछ एक वोट के लिए मैं चुनाव नहीं जीत पाया। फिर उसी पार्टी में रहा। पता होगा आप लोगों को कि फिर 19 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मेरा समझौता हुआ और 19 में मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से ही जमुई के पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। 19 चारों तरफ चर्चाएं थी कि बिहार में अगर एक सीट भी कोई जीतेगा तो भूदेव चौधरी जीतेगा। और बड़ी उत्साह उमंग के साथ वहां के लोग, चूंकि वहां के लोगों ने पहले मुझको देखा था एमपी के रूप में, ये तो बड़ी कड़ी मेहनत किया, दिलो जान से मेहनत किया और मुझको भी एहसास हुआ कि निश्चित तौर पर ये दिल्ली से भी प्रेस वाले पूछते थे कि भूदेव जी जीत रहे हैं, ये सब सारी सूचनाएं मिल रही। लड़े भी तरीके से लड़े, तन्मयता से लड़े और नतीजा लेकिन मेरे विपरीत आया। क्योंकि चिराग पासवान के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय मुझको 3,99,000 के आसपास, 3,99,000 के आसपास जमुई मुझको वोट आया। लेकिन मैं हार नहीं गया, मैं जीत नहीं सका, इतने से हार नहीं। और पुनः मुझको राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने जब चुनाव नजदीक आया अक्टूबर में, ये भी नवंबर अक्टूबर में चुनाव होना था, सितंबर में 28 सितंबर को मुझे कॉल किया गया और मुझे आश्वस्त किया गया कि आप राष्ट्रीय जनता दल से लड़िए। हमें वरिष्ठ नेताओं ने समझाया, माननीय ने समझाया, ये गरीब की पार्टी है, गरीबों के हित की पार्टी है और आप गरीब में से सोचने वाले लोग हो, इसलिए आप भूदेव जी राष्ट्रीय जनता दल में आ जाइए। मैं गया मिलने के लिए, तो मुझको 100% आश्वस्त किया
कि आपको राष्ट्रीय जनता दल, आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं। ऑप्शन था कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं, आप पीरपैंती से लड़ना चाहते हैं या सिकंदरा से लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा ना मैं पीरपैंती से लड़ूंगा ना मैं सिकंदरा से लड़ूंगा। मेरी राजनीतिक पैदाइशी जहां से हुई है वहीं धोरैया से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो फिर स्पष्ट हो गया ठीक है, धोरैया से बुदेद भी लड़ेंगे चुनाव, फाइनल हो। और 8 दिन हुआ, 8 दिन तक मैंने जितना हो सकता था लोगों से संपर्क किया, समय कम था लेकिन नतीजा मेरे पक्ष में आया। मैं यहाँ का विधायक बना। पहले से भी लोग जानते थे और आज भी लोग जान रहे हैं। मैं तो विकास और विकास मैं कहता हूं कि वोट की राजनीति कम करो, विकास की राजनीति ज्यादा। उस समय भी जब मैं विधायक बना था तो मेरे क्षेत्र रोते, मेरी क्षेत्र की वेदना से मैं अवगत था। कुछ नहीं था, सड़कें सिर्फ और सड़कें दिखाई देती थी, मिट्टी की सड़कें दिखाई देती थी, गड्ढा नुमा सड़कें दिखाई देती थी, नदियों पर कहीं पुल नहीं था, पुलिया नहीं था। तो मैंने उस समय 4 सन को एडॉप्ट किया था और कहता भी था गांव में भी, गांव की बाहर भी, सभाओं में भी, कि मैंने 4 सन को एडॉप्ट किया है। कम्युनिकेशन, इरिगेशन, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन था ही नहीं कुछ, तो हमने उस समय दुरुस्त किया, योजना बनाया कि सब नदियों पर पुल बनाया जाए। तो सारी नदियों पर पुल पुलिया बनाया, लगभग 23 जगह हमने पुल पुलिया बनाया, दुरुस्त कर दिया, जोड़ दिया। और कम्युनिकेशन उसमें गाड़ी बैल से लोग ज्यादा चलते थे आज से 25 वर्ष पहले, तो उनको सुविधा मैंने उपलब्ध कराया। पानी के चलते लाई लाई लोगों की जान चल जाती थी, क्योंकि पानी नदी में पर्याप्त रहता था, उम्मांग रहता था, तो लोगों की इलाज सही ढंग से नहीं हो पाती थी। लेकिन जब मैंने पुल पुलिया बनाया तो लोग किसी तरह से घाट पर भी या जैसे भी हो, उस समय तो बस वगैरह चलती नहीं थी, गाड़ी चलती नहीं थी, रोड ही नहीं था। उस समय मेन नदियों पर पुल तो बनाया ही साथ सड़कों पर पत्थर बिछवाया। उस समय छोटा छोटा चिप्स ही चलता था, पत्थर बनवाया, सब जगह उस समय काम कराया करीब। और जाने टाइम में 42 सड़कों की मैंने अनुशंसा कर दिया। जब मैं MP बन गया तो उसके पहले 9 तक मैं 42 सड़कों की, और मेरा यही था कि जब भी मैं विधानसभा में बोलता था सड़कों की चर्चा करता था। आज 5 वर्ष होने वाले हैं, लगभग 135 बार हमने विधानसभा में, चाहे वो तारांकित हो, चाहे वो निवेदन हो, चाहे शून्यकाल हो, इसके माध्यम से मैंने चर्चा की है, जिक्र किया है, और उसमें अधिकांश हमने कम्युनिकेशन को ही दुरुस्त किया है। सेकेंडली था इरिगेशन। उस समय भी जब मैं विधायक बना था तो किसानों को बड़ी दिक्कत थी। आप लोगों ने सुना होगा उस समय हिरंबी बांध, गौरी सागर बांध, रजौन में दुमुहान, फकीरा बांध, ये सब किसानों के लिए सुविधा प्रदान करने वाली योजना थी, लेकिन जर्जर अवस्था में थी, टूटा फूटा था, उसका उपयोग नहीं हो रहा था। तो मैं उस सब को प्राथमिकता दिया। इरिगेशन के नाम पर, कम्युनिकेशन के नाम पर सड़कें और पुल बनवाया, और इरिगेशन के नाम पर वो बड़ी बड़ी जो सिंचाई की योजना थी उसकी स्वीकृति हमने कराया। और स्वीकृति ही नहीं कराया बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उस समय रामाशय प्रसाद सिंह जो सिंचाई मंत्री थे, उस हिरंबी बांध और गौरी सागर बांध के शिलान्यास के लिए मैंने उनको बुलाया था, और उस समय से चर्चित था। आज की तारीख में हम तो कहते हैं ये जो 17 महीने की सरकार बनी, तेजस्वी जी की सरकार जो बनी, इसमें से चूंकि सरकार मेरी बनी तो मैं खुद मंत्री लोगों से मिलके, अपने नेताओं से मिल करके 177 करोड़ की सिंचाई की योजना स्वीकृत कराई, जो संचालित है, चल रही है। डांड, बांध, चेक डैम, ये सब पोखर, तालाब, ये सब चल रहा है। ये 17 महीने की उपलब्धि है जब तेजस्वी यादव के हाथों में डिप्टी CM का दायित्व मिला, स्वास्थ्य विभाग मिला, PWD मिला, अन्य कई विभाग उनके जिम्मे मिले। तो मंत्री से मिल करके, क्योंकि सरकार में हमसे मंत्री जो थे वो तो हम लोगों के भी मंत्री हो गए, हमारी सरकार के मंत्री हो गए। 177 करोड़ रुपए की किसानों के हित में मैंने योजना लिया, और साथ ही साथ 100 से अधिक
सड़कों की स्वीकृति दिलाया है। जिस गांव में कभी कालीकरण नहीं हुआ था उस गांव में भी कालीकरण शुरू हो गया है सब जगह। तो कम्युनिकेशन और इरिगेशन और एजुकेशन के मायने में अभी फिलहाल में ही मैंने 2 स्कूल के पीसीसी रोड का एक उद्घाटन किया आजाद उच्च विद्यालय में, दूसरे जगह रंजोधा में बल्लू में जो मध्य विद्यालय था वो खुला था, तो उसके घेरा और गेट के लिए मैंने कल शिलान्यास किया है। तो लगभग 250 गांव में मेरी निधि का भी काम हो रहा है, कहीं शिलान्यास हो रहा है, कहीं उद्घाटन हो रहा है। और मेरी सकारात्मक सोच है, मैं तो सीना तान के बोलता हूँ और कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सब ऊंचा करके बोलो। इतने लंबे दिनों के अंतराल में मैंने ऐसा कोई कर्म कोई गुनाह नहीं किया कि समर्थन देने वाले का सर झुक गया है। मैं बड़ी बड़ी योजनाओं की तलाश कर रहा हूँ। अभी 7 पुल की मैंने स्वीकृति दिलाया है जिसका कुरमा में हमने शिलान्यास किया है, पूजा के बाद उस काम को अंजाम दे देगा। फिर मैंने ढाई हरना नंदूचक के बीच जो कतरिया नदी है उसकी भी पुल की स्वीकृति कराया है, महिला में पुल की स्वीकृति कराया है। और अभी 3-4 दिन पहले 8 पुल की अनुशंसा हमने की है। ये इस जगहों में पुलों का निर्माण होना अति आवश्यक है। तो मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों के जेहन में मुझको जगह मिल गई है, लोग उत्साहित है, उमंग है उसके अंदर, और मैं अजनबी जैसा नहीं दिखता हूँ। किसी गांव में जाता हूँ तो कौन आया है खाली नाम तोता है, तो छोटा से लेके बुरा तक सब मेरे नाम का स्मरण करने लगता है। तो मैं तो खुद जानता हूँ कि मुझको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। तो मेरे बाप दादे ने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा वार्ड काउंसलर होगा, पंचायत समिति का सदस्य होगा। लेकिन धोरैया की जनता और नौजवानों के साहस, उसकी ताकत के बलबूते पर मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4थी बार एमएलए हुआ हूँ और एमपी भी रहा हूँ। और मेरी जो भावना है वो भावना है कि हर गांव में मेरा काम हो, हर गांव में मेरा नेम प्लेट लगे। अभी भी मुझे कई जगहों में जाने से लोग अपनी वेदना से मुझको अवगत कराते हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं सुनता हूँ। जब भी मेरे घर पर कोई आते हैं तो मुझको महसूस होता है कुछ न कुछ पीड़ा है, इसको कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, तभी तो वो हमसे मिलने आया है। और उसी तरह से उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनकी बात को सुनता हूँ, और यही परिपाटी मेरी चल रही है। मैं भी क्षेत्र के लोगों को यही आश्वस्त करता हूँ कि जो विश्वास आपने मेरे कंधे पर दिया है, जो भरोसा आपने किया है, मैं आपके भरोसे को और आपके विश्वास को न टूटने देंगे न झुकने देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जब पहली बार आप विधायक बने थे तो उस समय का आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि आप कुछ नहीं थे, फिर अपने मेहनत से उठ करके एक मुकाम हासिल किया पहली बार? मैं चुनाव जीतने के पूर्व जो क्षेत्र का मैंने दौरा किया तो मुझको एहसास हुआ, कई गांवों में मैं जब गया तो वहाँ के गांव के लोगों ने जब मुझको दर्द बयां करके बताया कि किस तरह से एक बहन जो पहली बार माँ बनने वाली थी, नदियों में पानी के चलते पुल नहीं रहने की वजह से उसकी लाइलाज मौत हो गई, वो माँ नहीं बन पाई। मैंने ये भी सुना कि एक लड़की जिसकी बारात आने वाली थी, हाथों में मेहंदी, पाँव में रंग लगा करके वो इंतजार कर रही थी, लेकिन पानी के चलते, नदियों के चलते, नदियों पर पुल नहीं रहने की वजह से उसकी बारात नहीं आई। और अगर कहीं कहीं तो ये हुआ कि अगर किसी तरह से शादी हो गई, बारात आ गई, तो उस नदी में चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो अफसोस होता था कि उसके पाँव के दर्द नदी में ही धुल जाता था। इस पीड़ा से मैं अवगत हुआ और मुझको लगा कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो इसीलिए मैंने कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दिया और उसी के आधार पर, उसी के अनुकूल अपने सभी सहयोगियों के मंत्रणा से इसकी शुरुआत की। और उस समय मैं घोषित हो गया पुल विधायक। क्योंकि कुछ लोग आते थे कि हमें यहाँ सामुदायिक बनवा दीजिए, तो रोड बनवा दिए, तो उनको कहते थे पुल बनवाना है आपको, छोटी पुलिया हो या बड़ी पुलिया, गांव जाने के लिए अगर कहीं पुल बनवाना है। कई जगह हमने पुल बनवाया और उसका नामकरण भी रखा, कई जगह सड़कें बनवाई, उसका भी नामकरण रखा। हमने बबूरा में बनाया था एक सड़क, उसका नाम रखा था शफाकुल्ला खां पर। नवादा से हमने रानी टिकर की सड़कें उस समय बनाया था, उसका नाम रखा था सरदार भगत सिंह। फिर रानी टिकर से आपका सरवा तक, खरवा तक हमने रोड बनाया था, उसका नाम रखा था महाराणा प्रताप सिंह। भूसिया से लेके लीलातरी तक हमने रोड बनाया था, उस समय नेम प्लेट लगाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पथ।
फिर असोता के पास, चिलकावर पंचायत में असोता के पास एक पुल बनवाया था, उसका नाम रखा था चन्नायक कर्पूरी पुल। तो ये जो महान हमारे क्रांतिकारी थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका भी मैंने नामकरण उस समय योजनाओं के साथ रखता था। और आज भी मेरी यही तमन्ना है कि जहां जहां भी हम सरदार चबूतरा बनाते हैं गांव में, उस पर लिख देते हैं कि अंबेडकर भवन या अंबेडकर सामुदायिक भवन। ये मेरी मानसिकता रही है और यही मेरी मानसिकता रहे। मैं भगवान से अल्लाह से शुक्र है कि ये भावना मेरी बनी रहे, यही क्रम चलता रहा है। मैं जिस तरीके से आगामी 2025 का चुनाव होने वाला है, उसमें आपका टिकट कंफर्म है, जहां तक क्षेत्र के साथ मिला है हमको जानकारी। तो इस बार जो चुनाव है उसमें आपकी जो जीत होगी या आप कोशिश करेंगे, तो इस बार MY समीकरण या फिर किसी भी तरह का समीकरण के हिसाब से आपको वोट मिलेगा या फिर विकास के नाम पर मिलेगा? देखिए, जिस पार्टी में मैं बिलोंग करता हूँ वो लोगों के जहन में ये बात आती है कि MY की पार्टी है। यह बात सही है कि MY से काफी तादाद में ताकत मिलती है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कहा है कि मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसमें सभी तबके और सभी सामाजिक को मानने वाले लोग होते हैं। सामाजिक समीकरण में के लोगों को भी इसमें रखा गया है। और आप देखते हैं पार्टी में यहाँ से लेके वहां तक, चाहे वो मनोज झा हो, चाहे संजय जी हों, चाहे जगदानंद सिंह जी हों, शिवानंद तिवारी जी हों, कई ऐसे लोग हैं जो सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं। उन लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो हमारे नेताओं का तो कहना है कि ये A to Z की पार्टी है। और मैं बार बार कहता हूं कि मुझको पार्टियां टिकट देती है तो ये MY समीकरण तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हर जाति के लोगों का समर्थन मुझको है, A to Z का समर्थन मुझको है। और मुझको विश्वास है कि इस बार भारी मतों से मेरी जीत होगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी पूरे बिहार में चर्चा है। अभी एक नई पार्टी उभर करके आई है, जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी की पार्टी। तो उनका दावा है कि बिहार को बदलना है, उनका सोच जहां तक देखने को लगता है कि अच्छा है। उन पर आपका क्या रहेगा? जिसका नाम आप बोलते हैं प्रशांत किशोर का, वो राजनीतिज्ञ रहे ही नहीं, वो रणनीतिकार रहे। उन्होंने अभी आपने चुनाव के पहले आपने देखा होगा कभी बिहार के नेताओं से संपर्क, कभी उत्तर प्रदेश के नेताओं से संपर्क, कभी बंगाल के नेताओं से। तो वो तो रणनीतिकार थे। उनको लगा कि नहीं, अब रणनीति करने से लोगों की जीत हो जाती है, लोगों को कुर्सी मिल जाती है, तो क्यों नहीं हम भी इसमें अपनी पहचान बनाए। और यह कहने में मुझको जरा जी गुरेज नहीं है कि ये जो जन स्वराज पार्टी है और इसके नेता जो प्रशांत किशोर है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अभी आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा कि मैं अधिक से अधिक मुसलमानों को टिकट देंगे। मुसलमानों को टिकट देने का क्या मतलब है? मुसलमानों को टिकट देने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करना है। बिल्कुल। तो उसकी मानसिकता यही है और स्पष्ट हो गया है कि जन स्वराज जो है और उसके नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये एक बहुत बड़ा आरोप या फिर इसको कह सकते हैं। बाकी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने आपके पूरे राजनीतिक कैरियर का कौन ऐसा पल है जो सबसे यादगार रहा हो आपका? राजनीति में तो कई तरह की बातें उठती रहती है और मुझे उस समय एक पल याद आता है। बेवजह बिना कारण के मुझको MP का टिकट नहीं मिला। मैंने अपने नेताओं से पूछा क्या रीजन है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। तो उन्होंने कोई सटीक जवाब मुझको नहीं दिया। हमने कहा कि मैं 5 साल तक जमुई का सांसद रहा हूं, 6 विधानसभा है, 4 में मेरी पार्टी के MLA है। आप किसी MLA से पूछ लीजिए, किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए,
ऐसी कौन सी भूमिका मेरी हो गई जो आप मुझको टिकट से वंचित कर रहे? लेकिन मैंने जीवन में सीखा है निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। निराश हताश वो होता है जिसमें काम करने की ताकत और क्षमता घट जाती है। मैं निराश नहीं हुआ और उत्साहित होकर के दूसरी पार्टी ने मुझको सम्मान दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मैं सम्मिलित हुआ। एकाध पल याद आता है कि बेवजह किसी आदमी को अगर कोई कष्ट दिया जाता है तो वो आजन्म वो कष्ट की अनुभूति होती है। और मैं उसी तरह से समाज में भी महसूस करता हूँ, समाज में भी मैं उसी तरह चलता हूँ। कहीं मेरे विचार से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से किसी को कोई कष्ट नहीं हो, ये मैं कोशिश करता हूँ। और आज की तारीख में भी क्षेत्र में इतने लोग, लाखों लोग हमसे मिलने आते हैं, मन आ चुके हैं, अभी तक रोज आते हैं, आप भी आए हैं तो कई लोगों का दर्शन हो रहा है। तो मैं उस तरह से उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें इज्जत करता हूँ, उनकी बात को गंभीरता से सुनता हूँ। चाहे मैं महसूस करता हूँ कि अब कुछ तकलीफ, कुछ कष्ट लेकर के मेरे पास आया है, अगर मैं निवारण कर सकता हूँ तो उसका निवारण करता हूँ, तत्क्षण में एक्शन लेता हूँ। जिससे भी बातें होती है उनके सामने लाउड स्पीकर को ऑन करके बताता हूँ, अफसर से बात करता हूँ, ताकि वो उनको भी सेटिस्फेक्शन हो कि मैं विधायक जी के पास गया तो मेरी बात को इन्होंने तवज्जो दिया। बिल्कुल। और इसी ख्याल से मैं खुश हूँ और मुझको उम्मीद है कि इस बार भी भारी मतों से मेरी जीत होगी इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे हमारा क्षेत्र है, किसान का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, तो आपका आने वाले विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें अगर आपकी जीत होती है तो आप युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या योजना लेकर के आएंगे? देखिए, आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री जी आए थी, मीटिंग चल रही थी, 3-4 मिनिस्टर भी थे बांका के कलेक्ट्रेट में, तो हमने भी अपनी मांग रखी थी। हमने मांग रखी थी, 2 मांग रखी थी मुख्यमंत्री के सामने। एक तो मांग रखे थे कि आपने घोषणा किया है विधानसभा में कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो मेरी मांग है कि आप मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र में खोलिए। मेरे पास पर्याप्त जमीन है, 250-300 एकड़ जमीन बिहार सरकार की है मेरे क्षेत्र में, मैं जानता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज अगर बांका में आप खोलते हैं तो उसको धोरैया में खोलिए। दूसरा, हमने कहा था कि अगर किसानों के हित में आप चिंता करते हैं, क्योंकि बांका जिला में सबसे ज्यादा खेत और किसान वो मेरे क्षेत्र में है, कटोरिया वगैरह तो बतरेली जगह है ना, तो सबसे बड़ी आबादी है किसानों की मेरे क्षेत्र में। और हमने कहा कि चूंकि चेक डैम बना है 1962 में, चेक डैम जो बना है वो भी हनुमन्ना डैम जो बना वह पश्चिम बंगाल के सीमाओं पर बना है, उसके एरिया में बना है। उस समय जब हनुमन्ना डैम बन रहा था तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी कुछ सहयोग किया था। नतीजा हुआ कि अभी वहां जितने भी कर्मचारी हैं वो बंगाल के हैं और उसका ज्यादा अधिकार है वहां। तो हमने कहा था कि अगर आप किसानों के हित में चिंता करते हैं तो एक गेरुआ नदी में और एक चांदन नदी में एक डैम बना दिए, एक प्रोटेक्शन वाल दे दिया। हमने विधानसभा में कहा कि अगर आप किसानों के हित में कुछ चिंता करते हैं तो, क्योंकि अभी जो है चापाकल का पानी का लेयर डाउन हो गया, लोगों का सबमर्सिबल का लेवल डाउन हो गया, तो अगर हम चेक डैम बना देते हैं नदियों पर या प्रोटेक्शन वाल को घेर देते हैं, 5-6 फीट पानी हमारा स्टोर रहता है, तो 3-4 फायदे होंगे कि 12 माह किसानों के खेत में पानी रहेगा और चापाकल की जो दुर्दशा है या समरसेबुल की जो दुर्दशा है उसमें आमूल परिवर्तन होगा और लोग खुशहाल होगा। तो चेक डैम की बात हमने कही और आपको बता दिए कि किसानों के हित में ही तो 177 करोड़ की योजना की स्वीकृति हमने दिलाया। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ डांड की खुदाई नहीं हो रही, बांध की खुदाई नहीं हो रही, तालाब की खुदाई नहीं हो रही। 177 करोड़ यानी भागलपुर कमिश्नरी में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई माइनर इरिगेशन से काम हो रहा है तो मेरे क्षेत्र में हो रहा है। और ये उपलब्धि 17 महीने की है। जब 17 महीने के दौरान जब हमारे नेता तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे उस समय हमने इस स्वीकृति कराया है। और युवाओं के लिए तो मैं यही कहूंगा कि युवाओं के लिए तो हम तो देखते हैं कि यही तो है हमारे नेताओं की घोषणा, पलायन रोकना चाहिए। आज देखिए बिहार का लगभग 2,50,00,000 नौजवान जिसके हाथों में काम करने की ताकत, क्षमता है, जो जवानी के दहलीज पर पहुंचा है, बूढ़ी माँ को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर
छोटे छोटे अबोध बच्चे को बिलखते छोड़कर वो बिहार से बाहर है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में दर दर की ठोकर खा रहा है। जी यहाँ बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप पानी के लिए दवा के लिए तरस रहा है। तो इस दुर्भाग्य इस दुर्गति को देखते हुए हमारे नेताओं ने कहा है कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे, कल कारखाने खुलेंगे, ये जरूरी है। युवाओं को रोकने के लिए तो यही एक उपाय है कि उनके हाथों में यहाँ काम मिल जाए, तो क्यों दिल्ली पंजाब हरियाणा जाएंगे। और कुल मिला के बात ये है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्लाइंट को रोकने का बहुत प्रयास करेंगे और यहाँ पर युवाओं को नौकरी का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा में जो बातें उठती है, जिन भी विधायकों के द्वारा बात वहां रखी जाती है, वो पत्थर की लकीर होती है। बिल्कुल, जैसे हम ही लोग बोले हैं विधानसभा में कि वो चेक डैम बनना चाहिए चांदन नदी में या गिरवा नदी में, ये पत्थर की लकीर है। होता क्या है कि जो परिवर्तन होता है, हम लोग सरकार में जाएंगे, इस बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ही कहा। तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि भाई जो बात विधानसभा में उठी है उसको निश्चित तौर पर समय पर अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है। और मैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, तो हमारी तो सरकार ने घोषणा कर दिया, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई। ये अभी नहीं देख रहे, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया कि कोई किसी की बात नहीं सुनता है। छोटे तबके के कर्मचारी से लेके पदाधिकारी तक इतने घुसखोर हो गए कि लोग, ईमानदार किसान लोग जाते हैं, निराश होकर लौटते हैं। सब चीज उसके पास डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी वो दलाल के चंगुल में ये बिहार सरकार के कर्मचारी और पदाधिकारी फंस गए हैं, जिसके चलते कि सही लोगों का काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और बड़ी दुखी है यहाँ का लोग, गरीब लोग, इस सरकार के कर्मचारियों से, उसके मुलाजिम से त्रस्त है लोग यहाँ। अभी आपने सुना होगा कि बिजली में 125 यूनिट बिजली या क्या फ्री कर दिया। मुझको तो लगता है मैं चेत जाता हूँ तो बिजली ही नहीं आती है। बिल्कुल, ये नहीं आया सर, यही सवाल। जब बिजली आएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं जिस दिन घोषणा किया था, हम विधानसभा में खुद बोले थे बिजली पर कि जब आपने जाति गणना कराया और उससे स्पष्ट हुआ कि 13 करोड़ लोगों में से 94 लाख परिवार ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी आमदनी मात्र साल में, महीना में 6,000 है, यानी बरछट 72,000 रुपया जिसका सालाना आमदनी, यानी 200 टका रोज। तो 94 परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। उस 94 परिवार को 2-2 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट के दे दीजिए, ताकि उसका जीवन यापन सुधर सके। ये हमने विधानसभा में कहा था। तेजस्वी जी ने तो कहा ही था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट बिजली किया। और जिस दिन इसकी घोषणा की, उसी दिन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कह दिया कि फ्री क्या होता है, बिजलियां रहेगी तब ना फ्री। उसी दिन मुझको लग गया कि ये साजिश है, बिहार के लोगों को ठग रहा है। बिहार का लोग चूंकि उदार दिल का है, वो विश्वास कर लेता है, लेकिन अब महसूस करने लगा कि मैं अब आगाज़ा महसूस करने लगा। और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का समर्पण है, लोगों को भरोसा है कि जब तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया था 20 में और 17 महीना जब सरकार में रहे, तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दे दिया उन्होंने। 3.5 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक था उसको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। 17 महीने के क्रम में तेजस्वी यादव की पहल पर टोला सेवक, विकास में 43 मरकज, इन लोगों का डबल मानदेय करवा दिया कि उनकी दिन थी। 200 दवाइयां मुफ्त हॉस्पिटल में मिलती थी। तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्होंने 600 किस्म की दवाइयां फ्री कर दी। आज तक 20 वर्षों में कोई डॉक्टर सस्पेंड नहीं हुआ था, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने दौरा किया तेजस्वी यादव ने हॉस्पिटलों में, तो 60 डॉक्टर को सस्पेंड कर। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां की स्वास्थ्य का भवन नहीं बना है। इस 17 महीने के क्रम में मैं बता रहा हूं, मैंने ट्रामा सेंटर का स्वीकृत कराया था जोन में, जो भागलपुर कमिश्नरी का पहला ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर का माने तो आप समझ रहे हैं कि जो एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से या ऐसे बस से या ये होता है, शुद्ध नहीं रहती है, उसको यहाँ से भेजता है सिल्लीगुड़ी या भागलपुर रेफर करता है। अब भागलपुर और सिल्लीगुड़ी का भी आदमी रजोन में ट्रीटमेंट कराने आएगा। ये हमने ट्रामा सेंटर खुलवाया है। एक तरह का समझिए कि एक तरह का बड़ा हॉस्पिटल यह बनेगा, काम शुरू भी हो गया। तो इरिगेशन के, कम्युनिकेशन के, एजुकेशन के
और हेल्थ के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा उपलब्धि हुई है। अगर और दिन तक मेरी सरकार रहती तो जो कल्पना हमने किया है, जो विधानसभा में कहा है, उसकी भी झलक देखने को आम लोगों को मिल जाती। लेकिन छोटी सी अवधि के लिए जो दायित्व मिला है उसमें से मैंने फायदा लिया क्षेत्र के लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी बात को तेजस्वी जी ने भी माना और जो मंत्री लोग थे उन्होंने भी मेरी बात को तवज्जो दिया, और जो भी मैंने सूची दिया उसको स्वीकृत कर दिया है। तो अभी तो खुशहाली है मेरे क्षेत्र में। अब अभी आपको पता होगा कि ये पानी की जरूरत है, नहर में पानी की जरूरत है। अभी दो तरह से, एक एकोरिया से पानी आता है, अभी कुछ पानी आ रहा है एकोरिया से, वो भी पानी खत्म होने वाला है। दूसरा जो डैम से पानी आता था, जिस डैम से पानी आता था उसका फाटक गिर गया, लंबा दिन हो गया ना, 70-80 बरस हो गया, उसका फाटक गिर गया। फाटक, उसका चैन टूट गया जिससे कि ऊपर नीचे हो रहा था, फाटक बंद हो गया। नतीजा हुआ कि बंगाल से भी आया कुछ गोताखोर, चूंकि ऑक्सीजन लेकर के 4 घंटा उसको नीचे रहना है, ऑक्सीजन लेकर के 4 घंटा नीचे रहना है, लेकिन वो निराश होकर चला गया, हमसे नहीं होगा। तो फिर पंजाब से बुलाया गया, पंजाब वालों ने देखा तो 73 फीट पानी है, अभी 73 फीट पानी है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, 50 फीट से ज्यादा हम पानी रहेगा तो हम नहीं इसके अंदर उतरेंगे। तो इंतजार कर रहा है कि पानी कम हो जाए। तो कुछ त्राहिमाम किसान लोग कर रहे हैं, बेचारे को पानी नसीब नहीं हो रहा है और अभी पानी का जरूरत है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है डीएम से और एक्सिक्यूटिव यूनियन से कि कोई व्यवस्था करिए, लेकिन व्यवस्था उसके साथ तो आप समझ ही रहे हैं, जब तक वो फाटक ठीक नहीं होता है तब तक पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। फिर भी हमको लगता है कि कोशिश में है, लोग लगे हुए हैं। आज सप्ताह में अगर पानी कुछ कम हो जाता है तो फाटक उठा करके किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक कोई भी नेता हो या कोई अधिकारी हो, वो एक उनका फील्ड अलग होता है और अपना पर्सनल लाइफ अलग होता है। जैसा भी आपका भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ और राजनीतिक लाइफ में आप कैसे समझौता करते हैं? देखिए, ये विरासत में जिसको राजनीति मिलती है ना वो महसूस करता है। मैंने बार बार कहा ना, मुझको विरासत में राजनीति नहीं मिली है, मैं खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मुझको अनुभूति है, एहसास होता है कि अब पर्सनल लाइफ और जनरल लाइफ में कोई फर्क नहीं है। मैं बता दूं आपको, मैंने भोजन को कभी कोसा ही नहीं है। मुझको जो मिल जाए, बात भी समझा, और जहां भी मिल जाए, अगर नमक भी नहीं है तो मैं नहीं कहता हूँ घर वाले को कि नमक नहीं है, बात समझा। मुझको जितना खाना है उतना खा लेते हैं। तो भोजन पर मेरा कोई ये नहीं है कि ये बनाओ, कोई पसंद नहीं है, जो बनता है बिल्कुल चलो आओ लाओ हम खा लेते हैं, बात समझे ना। तो पर्सनल लाइफ और जनरल लाइफ में हम जो अपना देख रहे हैं, मुझको लगता है कि सब मेरा जनरल लाइफ, जनरल लाइफ से मैं बहुत बिल्कुल ऐसे रहने भी चाहिए। बस जनरल लाइफ से मैं खुश। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि आपका अपील क्या रहेगा धुरैया विधानसभा क्षेत्र के? धुरैया की जनता से यही मेरी अपील है कि आप सचेत रहिए, सावधान रहिए। आपको आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव होता है, जब भी चुनाव होता है, ये 5 साल के बाद चुनाव होना है, तो उसके लिए चिंता करिए। जो 15 साल का लड़का है, जो 14 साल का लड़का है, उसकी चिंता करिए। वो जो आने वाले चुनाव तक में 20 साल का हो जाएगा, उसको रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए। तो उसके भविष्य की चिंता अगर आप करेंगे, तब अपनी ताकत का उपयोग करेंगे, मुझको लगता है कि वह साकार होगा। मैं अपील करना चाहता हूं धुरैया के लोगों से कि पहले जानो, पहचानो, तब मानो जी। और ये 25 साल का जो समय है, यह किसी को पहचानने के लिए कम नहीं होता। लोग तो 1 सप्ताह में, 4 दिन में लोग पहचान जाते हैं इसका कैसा चरित्र है, कैसा व्यवहार है। मैं तो 25 साल से उसी विधानसभा में हूँ जहां से मेरी राजनीतिक पैदाइशी हुई है। मैं अपने क्षेत्र को, अपनी धरती को मातृभूमि मानता हूँ। उनके सम्मान के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए अगर मुझको खून भी देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार रहता हूं। और वहां की जनता खुश है, मेरे प्रति लोगों की भावना सकारात्मक है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि सचेत रहिए। आने वाले चुनाव में मेरा जो चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, जो गरीबों की पार्टी कहे जाते हैं, तो उसके चुनाव चिन्ह पर अपना कीमती बटन दबा करके अपने शान आन मान को उत्कृष्ट मान करिए। धुरैया को हम बिहार के पैमाने पर तो
ला ही दिए हैं। अब हम देश के पैमाने पर भी भदैया को उत्कृष्ट मान करेंगे। और आज की तारीख में भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब भदैया को पूरे बिहार का लोग जानने लगा है। बिल्कुल। उनके नेता, उनके विधायक को पूरा बिहार का लोग जानने लगा है। आप बिहार के किसी कोने में चल जाइए, खाली बोल दिए कि मैं भूदेव चौधरी का वोटर हूँ या भूदेव चौधरी हमारे विधायक है, तो सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी किसी भी क्षेत्र का, चाहे जिस भी पार्टी का वो नेता या विधायक हो। ये हमने किया है, इसलिए मुझको अपना उम्मीद है, आत्मविश्वास है कि लोगों का समर्थन, भरपूर समर्थन मुझको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे खास और सीधी बात नेताओं के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोग जनता हैं, आप लोग जो है वो अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने आप को देखिए आसपास के क्षेत्र में कि कैसा विकास हो रहा है या राजनीतिक हो रही है, उस हिसाब से अपने आप का वोट जो है वो दीजिए और भारी मतों से उनको जिताइए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी दल के हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।